हेलो स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में बेसिकली कुछ नहीं है, 4 से 5 टॉपिक हमारे पास हैं। जैसे पहला हमारे पास यूक्लिड डिवीजन है और फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फिर उसके बाद हमको इर्रेशनल को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है और उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली इतने ही टर्म्स हमें क्या करनी है, इसमें डिफाइन करनी है। तो हम वन बाय वन चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसमें बेसिकली एक टर्म है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसने दिया? यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टर्म डिफाइन करी थी। तो यूक्लिड, इसके लिए इस इक्वेशन को बोलते हैं हम क्या? यूक्लिड डिवीजन। तो ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, उस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये देखो, a इज इक्वल टू व्हाट? बी क्यू प्लस आर। आर हमारा क्या है? रिमाइंडर। और क्यू हमारा क्या है? कोशेंट। बोलते रहो, है ना। और बी हमारा क्या है? बी क्या है? डिवाइजर। और ए क्या है हमारा? डिविडेंड। बेसिकली ये 4 टर्म आपको याद रखनी है। और उसके बाद क्या दिया होता है? आर हमारा जो है हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसके? 0 के। और छोटा रहेगा हमेशा किसके? ये बी क्या है हमारा? डिवाइजर। तो डिवाइजर के हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। मतलब आर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आर क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा किससे बड़ा होता है? 0 से, या 0 के बराबर ही। कोई भी आप डिवीजन सॉल्व करते हो तो रिमाइंडर आपका 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है। कभी भी आपने देखा होगा रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। तो इसका मतलब यही है कि आर ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन किससे रहेगा? आपका डिवाइजर से। ये क्लियर हुआ आपको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन, अब आपने ये इक्वेशन समझी? इक्वेशन समझ में आ गई ना? अब हम देखते हैं सिंपल एक क्वेश्चन लेके देखते हैं यूक्लिड डिवीजन का। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 135 एंड 225। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑलवेज जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो क्या बन जाएगी? डिविडेंड। और छोटी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा डिवाइजर। आया समझ में? ये बड़ी वैल्यू क्या है? डिविडेंड। और छोटी वैल्यू क्या है? डिवाइजर। आया समझ में? और बेसिकली यूक्लिड डिवीजन का हम यूज क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? एचसीएफ। तो अब देखो मैंने क्या बोला, बड़ी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? डिविडेंड। तो मैं इसको डिविडेंड के रूप में लिख दूं 225 और ये डिवाइजर हमारा क्या बन जाएगा? 135। और हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिविडेंड मेरा ये है तो 225 इज इक्वल टू, डिवाइजर मेरा क्या है? ये बी। तो 135 कुछ वैल्यू रहेगी यहां पे प्लस आपका रिमाइंडर रहेगा। तो अब इसको डिवाइड करो। ये कितनी बार डिवाइड होता है? 2 टाइम्स डिवाइड होता है। तो करो 2 टाइम्स करो। 135 इंटू 2 करो। 270 हो गया? तो नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको 1 टाइम ही होगा। तो क्या होगा? 135। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? कोशेंट। ये हमारा क्या है? कोशेंट। अब करो इसको 0 और ये 12 में से 3 गए 9 और 1 में से 1 गया 0। आया समझ में? तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहां पे कितना आया? 1 और रिमाइंडर कितना हुआ? 90। अब दूसरे सिनारियो में क्या होगा? जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। ये रिमाइंडर क्या बन गया? डिवाइजर। और ये जो पहले डिवाइजर था ये क्या बन गया? कोशेंट। ओ सॉरी, डिविडेंड। आया समझ में? अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 135 क्योंकि डिविडेंड मेरा ये है इज इक्वल टू क्यू बी। बी मेरा क्या है? डिवाइजर। तो 90 लिखूं यहां पे इनटू, अब ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम ही जाएगा कि 2 टाइम? 1 टाइम जाएगा। तो 90 यहां पे लिख दूं मैं। तो कितना हो गया? 5 में से 0 गए 5, 30 में से 9 गए 4। आया समझ में? मतलब कितनी बार गया मेरा ये क्वेश्चन? क्या आया? 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 45। ये क्लियर हुआ? अब मैंने आपको बोला था अब जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? हमारा डिविडेंड। तो अब यहां पे क्या बन गया? ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना मेरे पास
45 इंटू, अब यहां पे देखो ये पहले डिवाइजर था, अब ये क्या बन गया डिविडेंड। 45 2 जा 90 इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन फाइनल हो जाता है। तो अब देखो ये कितनी बार गया 2 टाइम प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब यहीं पे देखना हमें, ये जो हमारी वैल्यू है यही हमारी क्या है, यही हमारा क्या है एचसीएफ। क्लियर हुआ, यही हमारा क्या है एचसीएफ। क्लियर हुआ, ये इतना क्लियर हुआ ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया फाइनल। ये यूक्लिड डिवीजन के थ्रू आपने सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप, सिंपल है। पहले जो डिवाइजर था बाद में वो डिविडेंड बन गया, है ना, यही हो रहा है। अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या 8 6 5 एंड 2 5 5। अब इसमें हमारा डिविडेंड क्या बनेगा, डिविडेंड क्या बनेगा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो डिविडेंड क्या बनेगा मेरा 8 6 7 है, सॉरी है ना। तो डिविडेंड क्या बनेगा 8 6 7 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरा 2 5 5 इंटू समथिंग आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूं 2 5 5, ये क्या है मेरा डिवाइजर है और डिविडेंड क्या है मेरा 8 6 7। आया समझ में। अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, ये कितनी बार जा रहा 3 टाइम, तो कितना आया करो 7 6 5, ये आया आपका। अब इसको माइनस करो, सिंपल क्या हो गया 2 0 1। अब ये आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर, और क्वोशिएंट क्या है आपके पास 3। अब यही देखना है क्वोशिएंट क्या है आपके पास 3 और रिमाइंडर क्या है आपके पास 1 0 2। ये क्लियर हुआ। अब मैंने क्या बताया था, ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा डिविडेंड। सिंपल, तो मैं इसको ऐसे कर दूं 2 5 5, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन को कैसे लिखूंगा 2 5 5 इज इक्वल टू व्हाट 1 0 2 इंटू समथिंग आएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आएगा। तो अब हम इसको करते हैं, तो 1 0 2 को करो मल्टीप्लाई, 2 टाइम होगा तो 2 0 4, तो 5 में से 1 गए तो 4 गए 1, 5 में से 0 गया 5 और ये 0 का 0। आया समझ में। तो मतलब मेरा क्वेश्चन कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना आया 51। आया समझ में। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा रिमाइंडर था वो क्या बन गया डिवाइजर। आया समझ में, जो मेरा रिमाइंडर था वो मेरा क्या बन गया डिवाइजर, और जो मेरा डिवाइजर था वो क्या बन गया डिविडेंड। आया समझ में। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, डिविडेंड मेरा क्या है 1 0 2 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, ये आपका डिवाइजर मेरे पास क्या है, ये डिविडेंड लिख दिया मैंने, डिवाइजर क्या है 51 इंटू समथिंग आएगा मल्टीप्लाई और प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या होता है 2 टाइम गया 1 0 2 आ गया और ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब क्वेश्चन क्या आ गया 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। बस यहीं तक हमें सोल्व करना है, जहां तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। अब ये क्या है आपका एचसीएफ, ये क्या है आपका एचसीएफ। ये देखो मैंने बोला था यही होगा आपका। आया समझ में। लास्ट डिवाइजर क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो बेसिकली हम यूक्लिड डिवीजन का यूज ही इसीलिए करते हैं, किस लिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो आया समझ में आपको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, इसको फॉलो करते जाओ, ये इक्वेशन को याद रखो, है ना। बस अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्लियर हुआ हाँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आया क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली बोलती क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, है ना, और उनके फैक्टर क्या आने चाहिए प्राइम नंबर आने चाहिए। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर है वो क्या आएंगे प्राइम नंबर। आया समझ में। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, चलो
45। ये एक क्या है आपका कंपोजिट नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। तो अब कंपोजिट, इसको कितने से डिवाइड करें हम? 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 आया। अब इसको करोगे वापस से तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। अब ये 5 से तो कितना आया? 5 1 जा। अब ये देखो, ये जो फैक्टर है ये क्या है? ये प्राइम नंबर ही तो है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, 36 है ना। अब 36 को करो, किससे जाएगा? 2 से जा रहा है, हाँ, तो कितना आ गया? 18। फिर 18 किससे जाएगा? 2 से जा रहा है तो कितना आया? 9। 9 किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है, तो ये 3 किससे जाएगा? 3 से 1। ये देखो, ये सारे क्या है? ये प्राइम नंबर ही है। आया समझ में? बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे? आपके प्राइम नंबर होंगे। यही है फंडामेंटल थ्योरम। आया समझ में? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं दूसरे। अब एक एग्जांपल ले लो, 140। ये भी एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर है। आया समझ में? अब देखो, इसको करो, ये 2 से जा रहा है तो कितना आया? 70। फिर 2 से गया, फिर कितना आया? 35। 35 3 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा? 5 से। 5 7 जा, है ना। फिर 7 से गया 1। मतलब ये देखो, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। यही आपको बोल रहे हैं। और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करती कि ये 7 ऊपर आ गया नीचे आ गया, ये कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन आपके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? प्राइम नंबर में ही होंगे। आया समझ में? तो इसको ऐसे आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 × 2 × 5 × 7, ये आपका आंसर है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2² × 5 × 7, ये भी आपका आंसर है। क्लियर हुआ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? आया समझ में? कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसका फैक्टर जो आएगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर ही होगा। आया क्लियर? हुआ क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हाँ। अब देखो, चलो इसका बताओ 17, इसका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम बताना है और एचसीएफ भी बताना है। 17, 23, 29। अब इसमें आपको देखो कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई 1 है ना कॉमन फैक्टर। भले ये प्राइम नंबर है लेकिन प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। आया सभी? तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। और जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? एचसीएफ ही होता है ना। सॉल्व करो इसको। 17, ये 17 से जाएगा 1, ये 23, ये 23 से ही जाएगा। और कोई वैल्यू है जो डिवाइड कर सके इसको? नहीं। 29 नहीं जा रहा है तो 29 से ही जाएगा 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होगा? इन तीनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 17 × 23 × 29। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एलसीएम। कितना है आंसर? 1133 9। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। कोई भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ आप बचपन से निकालते आ रहे हो, अभी आप क्लास 10th में हो तो इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो अब हमने समझ लिया आपका फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, यूक्लिड डिवीजन। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूविंग क्या इर्रेशनल नंबर पे, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। यही आपसे ज्यादातर पेपरों में पूछा भी जाता है। तो क्या है वो? बोलेंगे √5 क्या है? ये इर्रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो रूट की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब ऐसा नहीं है कि ये √4 लिखा हुआ तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया, ये सॉल्व हो जाता है तो ये क्या हो गया? 2 आंसर हो गया। आया समझ में? आपसे बोल देंगे भाई 6 √6 तो ये क्या है? आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 4 × नहीं, तो ये √6 ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर। आपको बोलेंगे 8 तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं सर 4 × 2, तो 4 का इसको मैं सेपरेट कर दूं 4 × √2, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 क्या हो गया? 2 √2। तो √2
√2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो या प्लस हो माइनस हो, आंसर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। ये नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। आया समझ में? 16 का स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास, क्या? 4। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर नहीं है। आप बोलोगे √16 इज अ इर्रेशनल, नहीं, तो ये नहीं है। पाई आपका क्या है? एक इर्रेशनल वैल्यू है। आया समझ में? तो ये क्लियर हुआ। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको क्या करना है? फॉलो करना है। कैसे? आपको बोलेंगे शो √5 इज इर्रेशनल नंबर, यही बोलेंगे आपको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट मान लेना है क्या? √5 क्या है? एक इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? हाँ, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम a बाय b की फॉर्म में लिख सके। हम बोलते थे ना रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। वैसे p बाय q बोलूं या a बाय b बोलूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जो भी डिवीजन, मतलब फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है आपकी, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर ही है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो मुझे पता है a एंड b आर क्या है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। आया समझ में? कॉमन फैक्टर कैसे बोलते हैं? जैसे 3/2 है, 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होगा, या तो 3 से ही होगा। 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, या तो 2 से ही होगा। अब आपको बोल देंगे 6/4, तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है ना। और 4 भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इनके कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 2 आ गए। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो 3 × 2, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 × 2। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। जैसे यहां इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया? इतना लिख लिया। अब सिंपल क्या करो? कुछ स्टेप्स फॉलो करो। इतना आपने लिख दिया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब आप लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा और a/b का भी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, और इसका क्या हो जाएगा? a²/b²। सिंपल। अब मैं क्या करता हूं? b साइड डिवीजन में इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 5b² = a² हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे लेके जाऊं तो इस साइड डिवीजन में हो जाएगा। तो b² = a²/5। ये हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है? a² ने 5 ने किसको डिवाइड कर दिया? a² को। 5 ने किसको डिवाइड किया? a² को। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a² इज डिवाइडेड बाय 5, then a is also, therefore a is also डिवाइडेड बाय 5। यही हुआ ना इसका मतलब। अब देखो कैसे आप बोलोगे, कैसे? तो मैं बोलता हूं जैसे ये 25 है, या चलो मान लो 25 है, इसको डिवाइड कर दिया किसने? 5 ने, है ना। तो 25 का स्क्वायर भी 5 कर देगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 125। 25 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है? 25 × 25 करो, कितना होगा? तो 5 5 5, और फिर और कितना हो गया? 625। ये हो गया। पहले हमने देखा था 25 को इसने डिवाइड कर दिया था 5 से, तो कितना आंसर आया था? 5। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आया? 625 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो रहा है? 125 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो रहा है? नहीं हो रहा क्या ये? अरे भाई सिंपल, क्या कर रहे हो? इतनी देर में तो पूरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 1 2 2 ज़ा 10, 2 5, तो 125 आया ना आंसर। तो क्या आ रहा है? 125 आंसर आ गया आपका।
इतनी देर कैसे लग गई? सिंपल तो है। अब ये आंसर आ गया, मतलब ए को डिवाइड कर दिया तो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया। यही इनका बोलने का मतलब सिंपल ये है। अब आपने ये समझ लिया। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब लेट क्या मान लो a इज इक्वल टू, अब यहां पे 5 है ना, तो 5c ये आपने मान लेना है। अब फिर इसको क्या कर दो, एक बार स्क्वायरिंग कर दो, सेम यही चीजें रिपीट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या होगा, a की वैल्यू देखो, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर और 5c स्क्वायर, ये हो गया ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ऐसा हो गया। आ रहा है समझ में? अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो a स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, 25 अपॉन 5c स्क्वायर कर सकता हूं ना, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब मैं 5 को नीचे लेके आता हूं, b स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या हो गया, b स्क्वायर को भी 5 ने डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर को भी 5 ने डिवाइड कर दिया, मतलब क्या हुआ, a को तो 5 ने डिवाइड किया ही किया, और b को भी किसने कर दिया, 5 ने डिवाइड कर दिया। यही हुआ ना इसका मतलब मतलब a अपॉन b जो दोनों है वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। और ये कि को प्राइम नंबर में ये पॉसिबल नहीं है, यही तो मैंने बताया था आपको कि को प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किससे डिवाइड होती है, 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, सिंपल, थोड़ा फास्ट देखते हैं। अब मान लो ये √5 की जगह आपको दे दिया √3, सपोज आपको दे दिया √3, तो हमको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा तो √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a अपॉन b की फॉर्म में भी लिख सकता हूं ना, और a और b मेरे पास क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। आप को प्राइम नंबर पता चल गए। अब क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायरिंग, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने स्क्वायर, तो क्या आ गया, √3 का स्क्वायर अब इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अब मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर अपॉन 3, तो a स्क्वायर को किसने डिवाइड कर दिया, 3 ने, तो मैं यहां पे लिख दूं a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, देन देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, यही हुआ ना। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, लेट यहां पे भी क्या मान लो, क्या मानोगे, लेट a इज इक्वल टू 3c, है ना, क्योंकि यहां पे 3 है, 3 मान लेना, ठीक है आपको। तो अब क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड कर दिया ना स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना क्या है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 3c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ, 3c स्क्वायर। तो अब ये 3 को नीचे ले आता हूं, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यही तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 3 ने इसको भी डिवाइड कर दिया और 3 a को भी डिवाइड कर दिया और 3 ने b को भी डिवाइड कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गई, इर्रेशनल वैल्यू हो गई। आया समझ में? ये आपको रिटन फॉर्म में लिखना है, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई √3 इज अ इर्रेशनल वैल्यू। ओके, अब एक और हम सिंपल सा एक दूसरे तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही आसान होते हैं, है ना। अब आपको लिख देंगे 5 माइनस √3, शो दैट 5 माइनस √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, लेट सिंपल वही मान लोगे क्या, 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, यही करोगे ना। अब क्या हो जाएगा आपका, फिर अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, a एंड b क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
ये ए बी को मैं इस साइड लेके आऊं, रूट 3 को उस साइड लेके चले जाता हूं, तो 5 माइनस ए अपॉन बी, ये क्योंकि माइनस प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और रूट 3 क्या है, माइनस है ना, तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इतना लिख दिया। अब आपको पता है रूट 3 क्या है, रैशनल वैल्यू है, और ये क्या है, एक रैशनल वैल्यू है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। इररेशनल वैल्यू कभी भी रैशनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या बोल देंगे, रूट 3 क्या है, ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है, इररेशनल है। आया समझ में? अब एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, उसको भी समझ लेते हैं हम। अब आपको बोल देंगे 2√3, तो आप क्या करोगे, सिंपल लेट क्या 2√3 इज रैशनल, सेम प्रोसेस फॉलो करो, रैशनल वैल्यू है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, हाँ अब रैशनल वैल्यू तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2√3 इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन बी। ए और बी क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है। आया समझ में? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3 इज इक्वल टू ए अपॉन 2b, ये b को मैं नीचे लेके आया, 2 को नीचे लेके आया, तो क्या हो गया, अब यहां पे देखो रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसके लिए हम इस वैल्यू को क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, 102 बार ट्राई करोगे तो क्यों नहीं आएगा। अब देखो ये क्लियर हुआ आपका। अब हमने यहां पे सीख लिया क्या, इरेशनल वैल्यू कैसे प्रूफ करते हैं, पेपर में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, हाँ नो टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, है ना। और नॉन टर्मिनेट का मतलब खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है। मतलब आप कोई भी डिवाइड करते हो, मान लो आपने क्या किया, मान लो 3 डिवाइड 10 को 3 से डिवाइड, 3 को 10 से डिवाइड किया हमने, तो आंसर क्या आया हमारा, 3 3 सा 9, है ना। पॉइंट में 1 है तो पॉइंट लगा के मैं यहां पे 0 लगा दूं, फिर 3 3 सा 9, फिर 0 लगा, सॉरी 1 बचा, फिर 0 लगा दूं, फिर 3 3 सा 9, फिर 1 0, फिर ये क्या रहेगी वैल्यू, ऐसे 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 चलती ही रहेगी। मतलब ये वैल्यू कभी खत्म ही नहीं हो रही है, इसका कोशेंट कभी खत्म नहीं हो रहा है। और जो कोशेंट खत्म नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आया समझ में? वही पे एक दूसरी वैल्यू लेते हैं हम, मान लो 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 4 1 सा 4, 2 बचा, यहां पे पॉइंट ले लो, तो यहां पे 0 लग जाएगा, 4 5 सा 20, टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना, है ना। ऐसे आगे 2-3 वैल्यू भी जा सकती है, 4 वैल्यू भी जा सकती है, तब टर्मिनेट होगा। आया समझ में? लेकिन यहां पे क्या होगी, ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। आया समझ में? इसका क्वोशंट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और इसका क्वोशंट टर्मिनेट नहीं हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब सिंपल, कौन सी वैल्यू टर्मिनेट कर रही है या नहीं कर रही है, हम कैसे पता करेंगे। सिंपल, एक सिंपल सा रूल है, जिसकी पावर क्या होगी, डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर, मान लो P अपॉन Q है, तो Q क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है ये, डिनोमिनेटर। जिसका भी डिनोमिनेटर 2m और 5n की फॉर्म में आ जाए, वो वैल्यू टर्मिनेट करेगी। कैसे, अब देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे 3/8, तो क्या हो गया, इसका फैक्टर करो 8 का, सिंपल, तो 2 से जा रहा है, 4 से गया, 2 1 जा, ये हुआ, मतलब 2 की पावर 3 हो गई, 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 हो गई ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3/2 की पावर 3 इनटू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 की पावर 0। इन दोनों वैल्यू के अलावा ये जो 2m और 5n लिखा है, इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई तीसरी वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो अब ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये 5/0 का मतलब क्या हुआ, 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 6 का 0 पावर लगाऊंगा तो भी क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो ये क्या है, 1 ही तो है, तो ये क्या है, टर्मिनेट है। ये कौन सी वैल्यू है, टर्मिनेट। अब देखो और एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे आपको दे दिया 13/125, तो अब देखो ये क्या किससे जा रहा है, 125 को निकालो, ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा 125, तो 2 और 5 कितना आया
फिर 5 से गया, फिर 5, फिर 5 से गया 1। तो क्या आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 अपॉन में 5 की पावर 3 और 2 की पावर 0। तो मतलब ये वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। आया समझ में? इसको सॉल्व करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 7 अपॉन 80। तो 80 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 80 2 40 2 20 2 10 2 5 तो 5 2 और 5 आ ही गया ना। तो अब हमारा क्या हो रहा है, 1 2 3 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 अपॉन में 2⁴ इंटू 5⁴1। तो ये क्या टर्मिनेट है कि नहीं है, टर्मिनेट है ना, क्योंकि 2 और 5 आ गया ना। बस अभी देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अब एक क्वेश्चन है, जैसे हम निकालते हैं 35 अपॉन 50। तो करो, देखो सारी टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं हम। अब करो पहले इसको, ये 35 डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 50 है तो 5 से गया, नहीं 2 से गया, तो 25 आ गया ना। फिर ये 5 से गया, 5 आ गया, फिर ये 5 से गया 1 आ गया। तो क्या आया, 5 की स्क्वायर इंटू 2 की, ये भी टर्मिनेट हो गई है। आया समझ में? एक और इक्वेशन, एक और प्रॉब्लम हमारे पास, ये 15 अपॉन 1600। तो 1600 का निकालो तो क्या आ जाएगा, 1600 2 से गया तो कितना हो गया 800, फिर 2 से गया कितना हुआ 400, फिर 2 से गया कितना हुआ 200, फिर 2 से गया 100, फिर 2 से गया 50, फिर 2 से गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से गया 5। तो 2 बार 5 आ गया, मतलब 15 अपॉन 5 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 6। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, हाँ ये टर्मिनेटिंग है। अब एक और क्वेश्चन, जैसे आपको दे देंगे 12 अपॉन में 70 है ना। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे ना, तो करो सिंपल, सॉरी 70, तो 2 से गया 35 है ना, फिर 5 से गया 7, फिर 7 से गया 1। अब ये क्या आ गया देखो, 12 अपॉन 2⁴1 5⁴1 एंड 7⁴1। अब ये टर्मिनेटिंग है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी वैल्यू आ जाए वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें आपको कोई भी डाउट है, बस इतना सही ये चैप्टर है, इसमें मुझे लगता नहीं है कोई डाउट वाली बातें हैं। आ रहा है समझ में? बस इतना ही तो करना है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपने क्या कर दिया, यूक्लिड डिवीजन फाइंड कर लिया आपने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लिया आपने, कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर को वो समझ लिया, और आपने ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। अब इसमें कोई डाउट है बेटा, श्योर हो? यस। चलो ओके, तो देख लिया ना सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज इस चैनल को शेयर करो।